तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये नारा बीएसपी के प्रेसिडेंट मायावती जी ने अपने कई भाषणों में बड़े जोर शोर से लगाया और अपना वोट बैंक बनाया। इस नारे के जरिए मायावती जी कहती हैं कि ब्राह्मण बनिए और राजपूत, इनको मारो जूते चार। जातिवाद की राजनीति करने में मायावती माहिर है और इसी जातिवाद की राजनीति के बलबूते पे वे उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री भी बनी। मायावती इकलौती ऐसी नेता नहीं है जिन्होंने जातिवाद की राजनीति करके अपना वोट बैंक बनाया हो। ऐसा कई नेता कर चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है लालू प्रसाद यादव का। इन श्रीमान का नारा था पूरा बाल साफ करो, जिसका अर्थ है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इनको साफ करो। और इनके पुत्र तेजस्वी यादव, वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। इनकी एक क्लिप है, जरा इस पे गौर डालिए। अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। इन्होंने इस भाषण में राजपूतों को अपना निशाना बनाया। ये लोग राजपूतों के खिलाफ भाषण दे दे के उनकी एक नेगेटिव इमेज सेट करना चाहते हैं और इस काम में हमारे हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड ने इनका बखूबी साथ निभाया है। मामा ठाकुर, राजा ठाकुर, ठाकुर दुर्जन सिंह, ठाकुर शेर बहादुर सिंह, ऐसे कई नेगेटिव कैरेक्टर्स में आपने राजपूतों को देखा होगा। इनका ऐसा करने के पीछे कारण साफ है कि राजपूतों की एक नेगेटिव इमेज बने और जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं उनका काम आसान हो। इन लोगों ने राजपूतों को मूवीज में घमंडी, शराबी, अत्याचारी, बलात्कारी तक दर्शाया है। ये लोग बताते हैं कि राजपूतों ने बाकी सबका हक छीना है और उनका शोषण किया है। आपको कुछ मूवीज के मैं सीन दिखाता हूँ। एक और आदमी किधर गया? ठाकुर साहब, एक आदमी कम है। कौन है वो? माफ कीजिए, पुरखों से चली आ रही रिवायत है, इसे मैं बदल नहीं सकता। अच्छा, हमें मेहनत का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? हमने आज तक और किया क्या है? अरे भूल गए तो फिर से पढ़ लीजिए इतिहास कि कौन मेहनत करके कमाता रहा है और कौन उसे खैरात समझकर लूटता रहा है। अरे सदियों से दक्षिणा ले लेके भर ली अपनी पेटियां आप लोगों ने और हमसे खैरात की बात करते हैं। आपके खेत जोते हमने, आपके फसलें काटी हमने, आपके मवेशी चराए हमने, आपकी बेटियों की बीवियों की डोलियां उठाई हमने, आपके मुर्दे जलाए, जूते से बैल हाके, नाव चलाए, आपके घरों की गंदी नालियों की सफाई की, यहां तक कि आपकी टट्टी भी सर पर ढोई हमने। हमें मेहनत सिखाएंगे आप? ये सीन्स देखने के बाद आप सबको पता चल ही गया होगा कि इन लोगों के मंसूबे क्या थे। अब मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूँ जो कि सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए अपमानजनक है। इन ट्वीट्स में दिलीप मंडल जी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में तलवार रखने का हक सिर्फ क्षत्रियों को था और क्षत्रिय हर भारी आक्रमण में हारे थे। इनके साथ बहुत से लोगों का भी यही मानना है। आए दिन ट्विटर पे ऐसे हजारों ट्वीट्स होते हैं जिनमें राजपूतों को नीचा दिखाया जाता है और मैं अभी इन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ये क्या आपके पिताजी ने जीती थी? और अगर इन लड़ाइयों के बारे में आपको कुछ ज़्यादा कुछ जानना हो तो गूगल कर लीजिएगा। श्रीमान, जिस उम्र में आपको पैंट पहनना नहीं आता था उस उम्र में वीर पृथ्वी सिंह ने औरंगजेब के शेर का जबड़ा फाड़ दिया था और उस 12 वर्ष के वीर की वीरता का कायल तो खुद औरंगजेब भी था। और जिन मुगल शासकों का गुणगान हमारे देश में बैठे कुछ बुद्धिजीवी करते हैं उनको मैं बता दूं, ये मुगल भारत में सिर्फ लूटपाट के इरादे से आए थे और अगर भारत में राजपूत नहीं होते तो भारत भी संपूर्ण रूप से इस्लामिक कंट्री बन चुका होता, जैसे पर्शिया से ईरान बना और मेसोपोटामिया से इराक। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी नहीं पढ़ाया जाता बप्पा रावल के बारे में, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को पीट पीट कर भारत से खदेड़ा था, जो कि पहला इस्लामिक अटैक था हमारे भारत पर। हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता महाराणा हमीर सिंह के बारे में, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को बैटल ऑफ सिंगोली में हराया ही नहीं बल्कि उसके बालों से घसीटते हुए जेल में डाला था और 6 महीने तक अपना बंदी रखा था।
हमें पढ़ाया जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, जिसमें अकबर को विजेता बताया जाता है, जो कि एक सफ़ेद और साफ झूठ है। इस युद्ध के बाद मुगलों की हालत इतनी ख़राब थी कि उन्होंने अपने घोड़ों का मांस खाना चालू कर दिया था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। हमारे से छुपाया जाता है बैटल ऑफ दुवेर के बारे में, जिसमें महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को धूल चटाई थी। हमें तो बस रटाया जाता है मुगल शासकों के बारे में कि कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मरा, किसके कितनी बीवियाँ थी और कौन सी बीवी से कितने बच्चे थे। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि हमें उस मुगल शासक के बारे में भी पढ़ाया जाता है जो सीढ़ियों से लुढ़क कर मर गया था, और उन वीर राजपूतों के बारे में नहीं जो सर कटने के बाद भी इस देश के लिए लड़ रहे थे। हमारे देश में बाहरी लुटेरों के चाहने वालों की कमी नहीं है। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री महमूद गजनी के बारे में लिखते हैं कि वह एक कला प्रेमी और एक सच्चा और शानदार सैनिक था, जो भारत को जीतने और उसे लूटने के इरादे से आया था। उसने जो भी खून खराबा, मंदिरों में तोड़फोड़, लूटपाट की, उसमें उसका कोई दोष नहीं था। वो निर्दोष था। अब ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानने वाले से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और जो लोग ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, उनको मैं बता दूं कि ताजमहल एक क्रूर मुगल शासक के घमंड के प्रतीक से ज़्यादा कुछ नहीं था। ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ मुगलों को द ग्रेट का टाइटल दिया जाता है और देश के लिए जान देने वाले राजपूतों का नाम इतिहास से मिटाने की कोशिश की जाती है।